चलिए, आज हमारे साथ माधव जी हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। माधव जी मधुबनी, बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। बाकी परिचय माधव जी स्वयं देंगे। माधव जी का चयन वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर हुआ है रक्षा मंत्रालय में। सबसे बड़ी बात है इनके साथ कि माधव जी पत्रकारिता की दुनिया से इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया अर्थात अनुवाद की दुनिया में आए हैं। एक मिनट, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, मैं देख लेता हूँ। कुछ बोलिए, देखिए। सर, क्या मेरी आवाज जा रही है हाँ, अभी आपके आवाज आ रही है। पास? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ठीक है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, माधव जी जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, सिविलियन बन के जा रहे हैं। और माधव जी ने पत्रकारिता की दुनिया भी देखी है और सैन्य दुनिया भी देखने जा रहे हैं। अर्थात एक पत्रकार सैनिक बनने जा रहा है। धर्मवीर जी थे, अगर आपको नाम याद हो साहित्य में, धर्मवीर भारती जी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी लिखी है। और जब उस समय बांग्लादेश भारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में एक पत्रकार के रूप में वे शामिल हुए थे और उन्होंने सैन्य लाइफ पूरी तरह से देखा है। आप तो वह सैन्य लाइफ जीने जा रहे हैं और देखने भी जा रहे हैं। तो हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं कि आप पत्रकारिता की दुनिया में कैसे गए, आपके गांव के बारे में, आपके शहर के बारे में, और फिर रुझान इस तरफ कैसे हुआ। सबसे पहले सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारा और आपको भी मैं चरण वंदन करता हूं, क्योंकि मार्गदर्शन तो मिलता रहा है आपसे भी। और आपके जो आपका जो चैनल है यूट्यूब पर, भाषा शिक्षण, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने डेली देखा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स डेफिनेटली रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान, जब मैंने आपके चैनल के थ्रू मैंने अप्रोच किया और चैनल पर मैंने, मतलब कह सकते हैं मोर और लेस, मैंने वहां से भी चीजें और जानकारियां हासिल की हैं। और जो आपने पूछा है कि मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं बिहार के मधुबनी जिले में, झंझारपुर शहर है, छोटा सा शहर है, मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता की ओर मेरा रुझान कैसे रहा, तो सर बात ऐसी है कि मैं स्कूल के दौर से ही, मतलब ऐसा था कि मुझे हमेशा से एक मेरी एक इच्छा शक्ति रही है, और वो कमोबेश आज भी मेरी इच्छा शक्ति ही है कि चीजों को जानना, समसामयिक घटनाओं पर अपनी राय जाहिर करना। और उसके बाद स्कूल में ही हो, तो ये मुझे 8वीं क्लास में ही एहसास हो गया था कि किसी ने मुझे कहा था, बेसिकली अगर मैं बहुत ही ऑनेस्टली कहूँ, तो किसी ने मुझे कहा था कि माधव, मुझे लगता है जो आपका व्यक्तित्व है, उसके अनुकूल आपको पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि पत्रकारिता की आखिर पढ़ाई भी होती है हमारे देश में। तो पहली बार जब मैंने पता किया कि आखिर पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए क्या कुछ पड़ता है, तो मुझे पता चला कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए एक पत्रकार बनने के लिए, क्योंकि ये चीज मैंने देखा है कि 80s के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है भारत में, जब आपको एक प्रोफेशनल करियर के तौर पर पत्रकारिता को लोग लेने लगे। सर, मेरी आवाज जा रही है आपके? एकदम आ रही सर है, आप, एकदम आ रही है। जी जी हाँ, जी। आ रही तो है। जी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करूंगा। और फिर मैंने 10th मैंने क्लियर किया, फिर मैंने 12th मैंने ह्यूमैनिटीज रखा। और ह्यूमैनिटीज रखने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ठीक है, काफी रुचि है पढ़ने में और चीजों को जानने में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तो फिर मैंने 12th क्लियर करने के बाद मैंने दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई है उसमें मैंने पत्रकारिता की डिग्री ली। और फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जेएनयू कैंपस में है, वहां से फिर मैंने वहां से इंग्लिश जर्नलिज्म में फिर मैंने डिप्लोमा की पढ़ाई की, पत्रकारिता में ही आगे की पढ़ाई की, मास्टर्स में, पीजी डिप्लोमा में। और उसके बाद सर फिर मुझे पहली नौकरी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिली थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कहते हैं ना, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे कैंपस सिलेक्शन हुआ और मुझे मुंबई ट्रांसफर किया गया।
मुंबई में मेरा जॉब स्टार्ट हुआ। तकरीबन मुंबई में मैं 32 दिनों तक रहा। फिर मुझे बताया गया कि आपको ट्रांसफर कर दिया गया है अहमदाबाद। तो फिर मैं अहमदाबाद आ गया और तकरीबन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 8 से 9 महीने मैंने नौकरी की। और नौकरी के वक्त ही ये ख्याल आने लगा था कि मतलब इन सब चीजों से एक मतलब जब मैंने अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं पत्रकारिता में गया और चीजों को मैंने बहुत करीब से देखना शुरू किया, तो फिर मुझे एक ही चीज ख्याल आया दिमाग में कि जो मीडिया का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वो इस सेंस में बदल चुका है कि जो मीडिया का जो पिरामिड है, जो मीडिया का काम था इस पूरे सिस्टम को लेकर के निगरानी करने का, अब हमारे समाज में इस बात पर बहस चल पड़ी है कि मीडिया के ऊपर निगरानी की जाए। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कमोबेश पत्रकारिता की स्थिति बदल चुकी है। तो फिर अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो फिर एक घर में निगोशिएशन का फेज स्टार्ट हुआ। फिर कोविड आ गया और फिर मैंने निगोशिएशन का फेज स्टार्ट हुआ। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे नौकरी छोड़कर मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे फादर एक लीगल बैकग्राउंड से हैं, मेरे बड़े भाई लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मेरे बाबूजी लॉयर हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर आपकी इच्छा है कि आप रिजाइन करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन पढ़ाई करनी ही होगी। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसी दौरान। एक्चुअली यदि मैं कहूँ, अगर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन आज भी। कैमरे की तरफ देखिएगा। हाँ जी 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 जी। जी। हाँ हाँ। अगर मैं आज भी कहूँ, आज भी मैं खुद को एक छात्र ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन मुझे इस नौकरी के बारे में नहीं पता था कि भारत में ऐसी भी कोई नौकरी एग्जिस्ट होती है जहां पर आप अनुवाद अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो मैं आज पिछले 2.5 सालों से आप कह सकते हैं मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रहा हूँ। तो निशांत जैन सर जो पार्लियामेंट में अनुवाद अधिकारी थे, मुझे उनकी किताब रुक जाना नहीं में मुझे इस बात का जिक्र मिला कि अगर आप पीजीडीटी की पढ़ाई करते हैं तो क्योंकि मैंने भी अनुवादक के तौर पर रह करके पढ़ाई की और वो अभी जालोर में डीएम है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा करियर। उन्होंने कहा कि वर्क का प्रेशर ज्यादा नहीं रहता है, यहाँ पर स्कोप अच्छा है पढ़ने का। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। तो फिर फिर मैंने आवाज जा रही है सर? आ रही है। हाँ। तो फिर मैंने शुरुआत की अपनी तैयारी। और शुरुआत करने के बाद ये मैंने एग्जाम, मेरा पहला प्रयास ही था। मैंने एग्जाम दिया और फिर मुझे यूट्यूब पर फिर मैंने आपके चैनल से आना, फिर आपसे टच में आना। कई सारे मुद्दों पर तो आप मेरी और आपकी काफी लंबी बातचीत भी हुई है, जैसे कि वो तो आप बखूबी जानते हैं। मैं आपको फोन करता था कभी भी, सर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो सहयोग तो मिला है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ अपनी बदौलत ही हो गया है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन में मुझे जहां तक महसूस हुआ कि मुझे इस तैयारी के दौरान सिर्फ मुझे हिंदी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तो मैंने हिंदी पर ध्यान दिया। और फिर मतलब इस साल मतलब 28 रैंक मुझे प्राप्त हुआ है। और अभी देखते हैं आगे कहाँ क्या कुछ होता है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है 28वां रैंक, और ऊपर से पहली बार में 4600 ग्रेड पे पाना। काफी लोगों को आपसे जलन भी हो रही होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, शुरुआती दौर, चूंकि आप पत्रकारिता से आए थे और अनुवाद की दुनिया में आप प्रवेश किए, तो आपकी तैयारी में कौन कौन सी पुस्तकें रही? शुरुआत डे वन से आप कैसे किए और मोटिवेट सर कैसे हुए? सर एक्चुअली मुझे आज भी याद है, 5 सितंबर 2021 को मेरा पीजीडीटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। इग्नू से मैंने पीजीडीटी की पढ़ाई की है और वो 22 सितंबर को एंड जी। हो गया था। तो मुझे जब लगा हाँ कि हाँ। नहीं, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी सर। तो हाँ। मुझे जब लगा कि 22 सितंबर को जब मेरा एग्जाम ओवर हुआ, तो मुझे जो मैं देखता था हमेशा कि इस एग्जाम को हमेशा दिसंबर में ही लिया जाता था। तो मैंने सोचा हम्म, 2000 मैंने सोचा दिसंबर में एग्जाम होगा। तो मैंने पहली बार क्या किया, जब सर मेरा एग्जाम ओवर हुआ, तो मैं इंग्लिश को लेकर के मैं हमेशा से कंफर्टेबल रहा हूँ। तो मैंने वो कहते हैं ना कि किसी भी प्रिपरेशन के दौरान PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं। तो मैंने क्या किया, हम्म, तो 2015 में मैंने इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया। मैंने जी जी। 2015 का प्रीलिम्स का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी सेक्शन का निकाला।
तो मुझे आज भी हैरानी है कि जब मैंने पहली बार दिया तो मुझे 32 नंबर ही आए थे हिंदी में, क्योंकि मैंने जी पढ़ाई नहीं की थी हिंदी की। तो फिर मुझे लगा जी। कि नहीं ठीक है, मुझे जो है मुझे मतलब हिंदी की तैयारी करनी चाहिए। और लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश का भी एक सेट लगा करके देखता हूँ। तो जब मैंने इंग्लिश का सेट लगा करके देखा तो मुझे मैंने देखा 92 नंबर मुझे आ रहे थे। तो मैंने कहा वाह। इंग्लिश तो ठीक ही है, इंग्लिश तो हाँ ठीक ही हाँ। है, हिंदी की तैयारी करनी है। तो मैंने सर जी। क्या किया, मैंने कुछ रिसोर्सेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने हम्म हिंदी के लिए मैंने मैंने सबसे पहले क्या किया, वासुदेव नंदन जी की व्याकरण की किताब मैंने मंगवा ली, और हम्म। हरदेव पहाड़ी जी की मैंने व्याकरण की किताब मंगवाई थी। और और इन दोनों को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती थी कि वासुदेव नंदन में कम पढ़ रहा है, तो उसे मैं सप्लीमेंट करता था हरदेव पहाड़ी जी से। और उसी बीच में आपका भी एक पीडीएफ का व्याकरण आ गया था उसके बाद, जहां तक मुझे याद, सही से याद है। तो जी जी। वो आपने एक बार लिंक भी शेयर किया था, तो मैंने उससे भी कुछ चीजों को मैंने रेफर किया था। ठीक है, जैसे समास टॉपिक को मैंने रेफर किया था उसमें से। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने कोलेट किया चीजों को, और मैंने अपना नोट्स बना लिया कि हाँ ठीक है, मुझे इन सारे सेक्शंस में मुझे मेहनत करने की जरूरत है। और उसके बाद सर मैंने क्या किया, जब मैंने 3-4 बार तकरीबन मैंने पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ठीक है, अब मैं पीवाईक्यूज के एनालिसिस करता हूँ। तो एक सर घटना चक्र नाम की किताब आती है, हर पब्लिकेशन घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसका घटना चक्र के नाम से एक किताब आता है। तो मैंने हिंदी का भी घटना चक्र मंगवाया, और घटना हम्म। चक्र को मैंने सर डिलीजेंटली मैंने पढ़ा। अगर मैं कहूं, अगर यदि मेरे पास मैं तो अभी दूसरे कमरे में आ गया हूं, मैं यदि आपको दिखा दूं तो घटना चक्र का एक एक पन्ना शायद पहचाना नहीं जाएगा कि मैंने घटना चक्र को इस लेवल से पढ़ा है। और मैंने फिर मैं टेस्ट दिया। तो मैंने देखा कि मेरे टेस्ट में स्कोर टेस्ट कई बार तो आप भी कंडक्ट करवाते थे, मैं उस टेस्ट को जी। भी अटेम्प्ट करता था, आप लिंक शेयर कर दिया करते थे मुझसे। और मैं कई सारे ऑनलाइन टेस्ट भी देता था। तो मेरा स्कोर मैंने देखा कि सेफली मेरा 1992 स्कोर जा रहा है आउट ऑफ 100। तो फिर मुझे एहसास हो गया कि तैयारी तो प्री की अच्छी हो ही गई है। तो फिर ऐसे ही तैयारी करता रहा। तो मैंने ये तीन तीन जगह से मैंने बेसिकली हिंदी की तैयारी की। और जहां तक रही इंग्लिश की बात, तो मुझे लगा, मैं डेली मैं वोरेशियस रीडर हूँ, मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ, मुझे प्रिपरेशन में मोड पे हुई। तो मैं हिंदू न्यूज़पेपर, मैं लगभग पिछले 8 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ हिंदू न्यूज़पेपर। और इस एग्जाम की तैयारी के समय मैंने क्या किया, एक हिंदी अखबार भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वर्तनी की अशुद्धियां काफी हो रही थी, और लिंग के स्तर पर भी अशुद्धियां हो रही थी। तो मैंने कहा था ठीक है, क्योंकि पेपर 2 की भी तैयारी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया कि आप पेपर 1 में अच्छा कर लेते हैं और पेपर 2 जिसे हम मेंस कहते हैं उसमें आप पिछड़ जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने साइमल्टेनियसली मैंने हिंदी पढ़ना भी शुरू कर दिया था। और हिंदी के लिए मैंने हिंदुस्तान अखबार मैंने डेली पढ़ना शुरू किया, और वो मैं आज भी पढ़ ही रहा हूँ हालांकि। तो फिर मैंने इंग्लिश के लिए, फिर भी मैं बताना चाहूंगा सर, मैंने कुछ खास नहीं किया था। एक सर अशोक कुमार सिंह की, मुझे मेरे एक फ्रेंड हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया था कि एक बार आप बस देख लेना, क्योंकि आपका स्कोर 1992 आ रहा है, काफी अच्छी बात है। लेकिन एक बार आप, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी फंस जाता है, कितने भी परिपक्व लोग हों लेकिन वो फंस जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूंगा। तो अशोक कुमार सिंह का सर मैंने जी। किताब जो है, अशोक कुमार सिंह की किताब से मैंने सर कुछ एक्सेप्शनल रूल्स का मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था, कि हाँ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या किसी भी तरह के, तो वो मैंने बना लिया था। और मैं ये कहूंगा कि मोर और लेस मेरा इतना ही रिसोर्सेज रहा। और मैं टेस्ट देता था तो प्री में मेरा वही 185 मेरा स्कोर रहा आउट ऑफ 200। जो जेएचओ का पेपर हुआ उसमें मेरा 185 रहा सर। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। एक चीज और बताइए, मुझे जहां तक याद है एक बार शायद आपका मन डिगा था और आप अपने किसी गार्जियन से मेरी बात कराए थे कि नहीं इसमें बड़ा समय लग रहा है, तो मैं रास्ता हम्म। बदलना चाहता हूँ। जरा वो हाँ घटना सर, बताएंगे? एक मिनट सर, एक क्यों मिनट ऐसा? सर, एक मिनट सर। अप्स एंड डाउन्स जो है वो किसी भी जर्नी का तो फेज है ये। जी एक्चुअली जी। ये हुआ ये था, आपने बिल्कुल सही तरीके से मुझे याद दिला दिया कि जिस वर्ष मैं तैयारी कर रहा था उस वर्ष वैकेंसी ही नहीं आई थी। तो जी जी। मुझे हाँ। लगा मैं अपना मैं बेशकीमती समय जो है अपना जाया कर रहा हूँ।
तो मैंने आपसे मेरे एक गार्जियन है, मेरे बड़े भाई हैं बेसिकली, केशव झा, जी उनसे मैंने आपकी बात करवाई थी। तो आपने उन्हें काफी सारा प्रोत्साहन दिया था कि आपने, जहां तक मुझे याद है, आपने कबीर जी की एक पंक्ति भी उन्हें सुनाई थी, शायद आपको अच्छी तरह से याद हो, कि मतलब धैर्य को लेकर के धीरे धीरे रे मनवा करके धीरे आपने धीरे कुछ रे, कहा। हाँ, हाँ धीरे हाँ धीरे हाँ रे मना तेरे सब होए। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो हाँ आपने हाँ। उन्हें समझाया था कि इनकी, जहां तक मुझे लग रहा है, इनकी तैयारी अच्छी है, बस इन्हें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है इन्हें। और अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो इनका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथों में नहीं रहती है। आपने कहा था कुछ चीजें प्रभु के हाथों में भी सौंप देनी चाहिए, तो वैकेंसी का जी नहीं आना, प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए। और आपने मुझे उन्हें बताया था, फिर आपने मुझे भी गाइड किया था कि देखिए, अगर आप अब आप छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन तो तय है। आपने मुझे कहा था आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है, लेकिन अगर अब आप जी छोड़ देंगे तो आपका स्कोर लुढ़क जाएगा इस बीच में। तो जी मैंने जी। कहा था हाँ हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने भी सोचा था कि देखिए, तैयारी तो हो ही चुकी है, और इधर मेरा नेक्स्ट गोल है, उस गोल के लेकर के मैं साइड बाय साइड अपना पढ़ाई कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ हिंदी ऑफिसर बनने के लिए ही मैंने सो टोटल टाइम दे दिया। जैसे मैं अपना ऑप्शनल पर ध्यान, टाइम टाइम देना, क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर ही मेरा ऑप्शनल है, तो फिर मैं किताबें पढ़ना, फिर साहित्य को पढ़ना, फिर उपन्यास पढ़ना, कहानियां पढ़ना, तो ये साइड बाय साइड चल रहा था। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि 80-20 में मैंने टाइम बांट दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बैक टू स्क्वायर वन वन फिर हो जाऊं, जहां पर चीजें मुझे जी शुरुआत से ही शुरू करनी पड़े। क्योंकि काफी ऊहापोह आ गई थी। एक वो बीच में डिस्कशन चल रहा था, गवर्नमेंट ने कह दी थी कि हम एनआरए लाने वाले हैं। काफी काफी बच्चे हंगामा कर रहे थे कि जी अब जी। सारी वैकेंसीज मर्ज हो जाएंगी ग्रेजुएशन स्तर तक। तो आपने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये स्पेशलिस्ट एग्जाम है, इसमें उसी तरह का होगा। तो फिर सर जी मतलब कह सकते हैं कि, मतलब वो कहते हैं ना कि प्लेड अ कैटलिस्ट इन माई लाइफ, तो वो आप हैं ही, और आपका चैनल तो रहा ही है। नहीं, मोटिवेशन का तो देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है कि तैयारी हम्म। का स्तर उनका बहुत अच्छा है। सर आपकी आवाज। पर जा करके लोग पीछे मुड़ने लगते हैं। हमारा जी काम जी जी है जी। कि हम देख रहे हैं कि तैयारी पूरी है, तो पीछे ना मुड़ने दें, बल्कि उनको सहारा दें। और एज ए जी मोटिवेटर जी। मैंने वही किया। आप अपनी तरफ पूरी अच्छी तरफ जा रहे थे। एक चीज और बताइए, जब आपको खबर मिली कि आपका नाम आ गया है, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? सर एक्चुअली, यदि मैं सच में कहूँ तो जब रिजल्ट मुझे पता नहीं था, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, मैं हम्म। यदि उस शख्स का नाम नहीं लूं तो शायद मेरे स्तर पर बेईमानी होगी। उनका नाम है बलदेव सिंह। राजस्थान से उन्होंने मुझे फोन किया था। जी तो जी। उन्होंने अफसोस है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हाँ बलदेव हाँ। सिंह ने मुझे राजस्थान से मुझे फोन किया था कि बधाई हो सर। तो मैंने कहा जी। क्यों? तो कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है, आपका नेम है। तो मैंने कहा कि बलदेव जी, आपने, और बलदेव जी से मेरी तकरीबन आधे घंटे पहले बात ही हुई थी फोन पर। तो मैंने कहा बलदेव जी, आपसे तो मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है, आप मजाक कर रहे हैं। तो बलदेव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार खुद से चेक कर लो। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं चेक नहीं करूंगा, आप अपने क्या करो, तो आप मुझे रिजल्ट भेज दो, पीडीएफ भेज दो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो। तो बलदेव जी ने मुझे भेजा। बलदेव जी ने मुझे भेजा, और मैंने मैंने देखा। फिर मैं एसएससी की वेबसाइट पर गया, फिर मैंने देखा। तो उस वक्त मेरे पिताजी अपने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कर रहे थे। उनके क्लाइंट्स के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि मतलब, अगर मैं मैथिली में कहूँ तो प्राइमरीली तो मैं घर में मैथिली ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं मिथिला के क्षेत्र से आता हूँ। तो मैंने जी जी बाबूजी से जी। कहा कि मतलब रिजल्ट आबि गेले, मतलब द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ठीक। रिजल्ट। मैंने कहा हाँ, तो एसएससी मैथिली समझता हूँ की। मैं, इसलिए। हाँ, तो मैंने जी। मैंने कहा रिजल्ट आबि गेले बाबूजी। तो हाँ बाबूजी फिर रुक करके पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने कहा कि हाँ, हाँ। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 28 एंड देयर बाय बिकमिंग द सीनियर हिंदी ऑफिसर इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उन्होंने बताया, अरे ये तो अच्छी बात है। तो फिर बाबूजी फिर कहने लगे, ऐसा करते हैं, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूँ। मैं लोगों, फिर वहां पर जो भी लोग थे बैठ करके, स्वाभाविक है सर, एक, मैं तो ये नहीं कह सकता कि बहुत ही ज्यादा स्थिति अच्छी है,
लेकिन आज भी स्वाभाविक है, जो मैंने देखा है कि ऑफिसर ग्रेड में पहुंचने के बाद लोगों को तो खुशी होती है, जिस समाज से आप आते हैं लोगों को एक उम्मीद तो रहता है कि ये कुछ कर सकता है। हाँ डायरेक्टली और जी। इनडायरेक्टली तो आप चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, जब आप सीनियर ग्रेड में मिनिस्ट्री में जाते हैं तो एक स्पॉन्टेनियसली लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति आ जाती है कि हाँ ये शख्स अगर खड़ा हुआ है तो कुछ करेगा ये हम लोगों के लिए। तो खुशी हुई है लोगों को। मैंने अपने टेक्स्टेड ईच एंड एवरी वन saying that no, I have secured all India rank 28 in my very maiden attempt। मैं लिखता था और मेडन को मैं हाईलाइट करता था, ये मेरी बचपना कह दीजिए आप। मैं कहता नहीं था नहीं, यार बहुत मेरा बढ़िया फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। है एक्चुअली। हाँ, ये होना भी चाहिए। एक चीज और बताइए, मैं लोगों से ये सुनता हूँ कि पेपर वन पास करने तब पेपर टू की तैयारी करें। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे नहीं कि सर, सचमुच बाद में कंसंट्रेट करें या पहले से करना शुरू करें? नहीं सर, नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी जिन लोगों से मैं टच में रहा हूँ मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती क्या की है। मैं सर एक चीज थोड़ा सा सर, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा टॉपिक से, मुझे आप थोड़ा सा लीवे दीजिए। जी मैं सर ये कहना जी जी। चाहूंगा कि आप लैंग्वेज को लेकर के आप इतने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं कि आप अपना फ्यूचर लैंग्वेज में ही देख रहे हैं कि भाषा के क्षेत्र में मुझे काम करना है। बेसिकली लैंग्वेज ऑफिसर का काम ही है कि आप लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन हो, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज हो, आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने सर अक्सर कई विद्यार्थियों को देखा है, मैं ग्रुप में ही देखता रहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत लोग कतराते हैं, पता नहीं मुझे क्या मिल रहा है उससे। इजी बिल्कुल। सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन हाँ सर ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ये भी कहते हुए कि मार्केट्स में जो है ना हिंदू का जो है ना नोट्स मिल जाता है, मंथली नोट्स मिल जाता है। मुझे नहीं जी पता जी। सर कि मुझे नहीं पता कि ये कि जिन लोगों मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने इजी सॉल्यूशन ढूंढा है उनकी जो संघर्ष की यात्रा है वो काफी लंबी हो चुकी है, मैंने ऐसा देखा है। बिल्कुल। मैंने जी मैंने जी। 2 सालों में देखा है। तो मेरा ऐसा हम्म। सर मानना है कि आप पेपर टू की तैयारी साइमल्टेनियसली करते रहो, उसमें तो आप बिल्कुल। मतलब आपकी तैयारी, मैं तो बल्कि ये कहूंगा आपकी तैयारी मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। मेंस ओरिएंटेड इस सेंस में होनी चाहिए कि यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ है तो ऑब्वियस है कि आप प्री में भी अच्छा कर जाओगे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में। यदि आपकी ट्रांसलेशन सेक्शन पर अच्छी पकड़ है तो आप वही है कि आप जो है गद्य खंड में आप हिंदी में भी अच्छा करोगे। तो वही होता था सर। मैं क्या करता था सर, मैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहा हूँ अब हमेशा से 8 सालों से, मैं क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ाई कर रहा था। तो मैं क्या करता था कि मुझे पता था कि हाँ टॉपिक्स क्या आने वाले हैं, क्योंकि मैंने वो कह लिया था ना कि PYQ जो आपका फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसफर है, तो मैंने उस अनुकूल अपनी टॉपिक, अपनी प्रायोरिटीज मैंने तय कर ली थी कि हाँ ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक। तो मुझे पता था कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफी टॉपिक मतलब टॉप ऑफ द टाउन रहा था उस साल, पिछले जी जी। साल, और अभी भी है ही। तो फिर मैंने हम्म क्लाइमेट चेंज पे मैंने अपना शॉर्ट नोट सर बना लिया था कि इंडिया ने क्या कमिटमेंट्स किया है, पंचामृत घोषणा क्या है। फिर इजिप्ट के शर्म एल शेख में COP27 की मीटिंग चल रही थी। तो वो सर मैंने अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था ताकि मुझे पॉइंटर्स में चीजें याद रहें जब मैं इससे अटेम्प्ट करूं। तो मैंने ये देखा है, अक्सर देखा है कि इससे अटेम्प्ट करते समय सर लोगों को मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने वो अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन मैंने जो कॉपी मैंने कुछ लोगों का देखा है, मतलब मैं ऑब्जर्वेशंस में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट और सब्सटेंस ज्यादा होनी चाहिए आपकी कॉपी में। हम्म आपकी कॉपी में फैक्ट आपकी कॉपी में फैक्ट्स और सब्सटेंस ज्यादा होनी चाहिए, इसके बजाय कि आप डोंट बीच अराउंड द बुश, आप टू बी स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि आपके सामने वर्ड लिमिट है। और मैंने भी यही किया था कि मैंने इससे को अटेम्प्ट किया, एकदम वर्ड लिमिट में मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने पॉइंटर्स में मैंने आंसर्स लिखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जामिनर इवेल्युएटर जो है मेरी कॉपी नहीं पढ़ेगा अनटिल एंड अनलेस आई कंपेल द पर्सन टू रीड माई कॉपी। मैंने कभी भी पैरा में नहीं लिखा है, मैंने कभी भी पैरा में एस्से में नहीं लिखा है, मैंने हमेशा एक पॉइंटर्स में लिखा है। जैसे मान लीजिए मैंने शुरुआत ही किया क्लाइमेट चेंज पर, तो क्लाइमेट चेंज का मैंने तीन तीन लाइन में सर मैंने डेफिनेशन दिया क्लाइमेट चेंज क्या है। फिर मैंने क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की जिक्र की कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट क्या कह रहा है। फिर मैंने जिक्र किया कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का इंडिया में क्या इम्पैक्ट है। फिर मैंने जिक्र किया कि इंडिया में जो है क्लाइमेट से रिलेटेड जो है कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या इनिशिएटिव्स है, मैंने पॉइंटर्स में लिखे थे आंसर्स।
और मैंने वही जी जी। किया। और जो ट्रांसलेशन सेक्शन सर है उसके लिए मैंने देखा था, मैंने खुद के लिए जो तैयारी की थी, मैं हिंदू के एडिटोरियल को मैं क्या करता था, मैं पढ़ लेता था। और ये हम्म बहुत अच्छी, ये 15 अगस्त से हिंदू ने एक हम्म, मतलब क्या किया है, हिंदू ने हिंदी में भी अपने एडिटोरियल को देना शुरू कर दिया था, डिजिटल। तो जी जी। मैं क्या करता था सर, मैंने आपसे आपने मुझे बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज की आती है एक किताब, आप ले लीजिए गवर्नमेंट की, आपको अनुवाद करने में सहायता मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं ले लूंगा, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया। मैंने हिंदू का क्या किया, तो ट्रांसलेशन मैंने करता था एडिटोरियल पढ़ने के बाद। और उसके बाद सर मैं क्या करता था, उसे मैं पहले एक बार कंफर्म हो जाता था। फिर मैं जो हिंदू के वेबसाइट पर मैं जाता था ऐप खोल करके, और मैं हिंदू का जो हिंदी में अनुवाद है, फिर मैं उससे मैच करता था कि वो कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ कैसी है, क्या ये पब्लिशेबल होने वाली है या नहीं है। तो फिर मैं जी वहां जी। पर अपनी खामियां निकालता था कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती कर ली है। बाकी मेरे दोस्त हैं नयन झा, उनसे मैं कई बार क्योंकि वो एबीपी न्यूज में पत्रकारिता कर रहे हैं और हम्म, तैयारी भी कर रहे, तो मैं उन्हें भेज देता था कि मैं उन्हें कहता था कि नयन आप मेरी ये हिंदी देख लो और फिर मुझे बता दो कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो वो कह देते थे कि नहीं मोर और लेस ठीक है, थोड़ा जेंडर पर काम कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के साथ है कि बिहार के लोग जेंडर पर ज्यादा गलतियां करते हैं। जी जी जी। एक हम्म, चीज और बताइए, जैसे पेपर वन आपने किया, पेपर टू की तैयारी डे वन से आप शुरू किए, हम्म, निबंध की लिखने के लिए आप, जैसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं जितना ज्यादा लिखोगे 2000 3000 शब्द लिख दोगे तो और नंबर मिलेगा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 2000 शब्द या 3000 शब्द। वहां पर देखिए सर, वहां पर टाइमर ऑन रहता है। यदि आप लिखने के लिए तो आप 5000 शब्दों में लिख दीजिए, लेकिन आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। जब मैं बाहर निकला था तो प्रयागराज जी में मेरा सेंटर हुआ था, तो मैंने देखा था, मैंने साइकोलॉजिकली मैंने ऑब्जर्व किया था चीजों को, कि बहुत सारे बच्चे जो थे मतलब वो ये कह रहे थे कि मैं क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। जी जी बहुत जी। सारे कह रहे थे कि मैंने 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, कोई कहता था कि मैंने 3.5 किया। तो इसका सर सबसे पहला तो वो फॉल आउट है कि आप शब्दों के सीमाओं में बंधे खुद को नहीं रखा। तो ये एक सबसे बड़ी खामियां थी। जैसे सर मान लीजिए जी 500 शब्द का कोई एस्से आता है, तो आनंद प्रधान मेरे कॉलेज में बहुत अच्छी बात कहते थे कि 500 में जरूरी नहीं है कि आप 500 शब्द ही लिखो, 50 शब्द अगर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो एग्जामिनर उसके लिए आपको पनिश नहीं करेगा। लेकिन ख्याल रखो कि ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो आनंद जी प्रधान से ये चीज मैंने प्रधान जी से मैंने सीखा था। तो प्रधान जी कहते थे कि देखो 2 चीजें जिंदगी में गांठ बांध लो, पढ़ना पढ़ने से आता है, और कोई भी जब भी लिखो तो ये मत सोचो कि 500 शब्द में ही लिखना है। क्योंकि मैं आईआईएमसी का एंट्रेंस भी मैंने दिया था, तो वहां पर भी इससे लिखना होता था। तो मैं उनसे कई बार मिलने भी जाता था। तो सर ऐसा नहीं है, यदि आप लिखेंगे तो सर वो फिर बैकफायर तो करेगा ही, इट विल अल्टीमेटली बूमरैंग ऑन यू। मैं तो वही कहूंगा कि आपका जी। क्वेश्चन हाँ, छूट जाएगा सर। जैसे आप बता रहे थे ना कि आपके गांव वालों की, जब आपने बताया, एक्सपेक्टेशन रही रहेगी कि लड़का कुछ ना कुछ समाज के लिए करेगा। चूंकि आप पत्रकार भी रहे हैं और पत्रकार अक्सर समाज को बदलता है, जी जी। आप अपने समाज को अपने अनुभव से क्या देने जा रहे हैं अब इसके बाद? हाँ, सर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने अचीव कर लिया है। हाँ फिर लेकिन भी। एज ए स्टेपिंग स्टोन मैंने तो डेफिनेटली एक छोटी सी मतलब जिम्मेदारी का तो एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जी मतलब नहीं है कि, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मैं जहाँ से आता हूँ वहां पर मैं इनफैक्ट मैं इस चीज को लेकर के काफी इंकरेज करता रहता हूँ लोगों को कि पढ़ाई करनी चाहिए। जरूरत इस बात को लेकर के नहीं है कि आप अमीर बनिए, जरूरत इस बात को लेकर के आप एक सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सेंसिटिव ह्यूमन बनो, लोगों के दर्द को समझो। और किसी के सफलताएं और असफलताएं जीवन में मिलती रहती हैं। ये नहीं है कि माधव आज कुछ बन गया है तो ये दुनिया का सबसे सफलतम व्यक्ति है, नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। जो आपने पूछा है कि मैं क्या देने जा रहा हूं, सर मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि यदि आप मुझसे टच में हैं तो आपके ऊपर मेरे व्यक्तित्व का फ्रैक्शनेटेड भी इम्पैक्ट आ गया, और यदि आप किताबों के साथ समय बिताना शुरू कर दिए तो मैं मानूंगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है सर। जी जी। तो मैं जो भी लोग मिलते हैं मुझसे, और डेफिनेटली मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, तो जो भी लोग मिलते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जो एक एक बात की जरूर गारंटी है कि यदि आपने
पूरी तन्मयता के साथ डिलीजेंटली आपने पढ़ाई की है, तो इस बात की भरपूर गारंटी है कि आप एक अच्छे ह्यूमन जरूर बनेंगे। और वो जो कहते हैं ना व्यक्तित्वांतरण, जो प्रेमचंद के उपन्यासों में काफी ज्यादा देखा गया, प्रेमचंद की कहानियों में, वो सर हमेशा होता आता है कि आपके आपके विचार कौशल बदल जाएंगे, चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हम्बल बनना चाहिए किसी भी इंसान को। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कहीं पर भी हो जाता है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ सिलेक्शन होने के बाद भी मैं देखता रहता हूँ कि शायद लोगों को पता नहीं, ये मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मतलब कि लोग बिहेवियर लोगों का चेंज हो रहा है। मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि आप हम्बल नहीं है। मैं एक मिनट सर, मैं एक फ्रेंच फिलोसफर हैं जीन पॉल सार्त्र, उन्होंने बहुत अस्तित्ववाद के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने अस्तित्ववाद की फिलॉसफी पर काम किया है फ्रेंच। उन्होंने कहा था, और मेरे जीवन में उनका बड़ा गहरा प्रभाव है, उन्होंने कहा था कि आपके चाहने और न चाहने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। इस यूनिवर्स में सारी चीजें पहले से ही तय है, और आपकी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में रेत में फैले हुए एक बालू के कण के समान है, जहां पर आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूं सर, जीवन में कहीं भी पहुंच जाओ आप, कल आप इसी फील्ड में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई डिप्टी डायरेक्टर बनेगा, कोई डायरेक्टर से रिटायर होगा, कोई हो सकता है 4 साल के बाद सर्विस के बाद किसी दूसरी सर्विस में चला जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम्बल, आपके अंदर विनम्रता तो होनी ही चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और मैं दूसरों को भी यही कहता हूं कि विनम्रता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। कभी सामने वालों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये इस पद पर बैठा है और इस पद को सिंड्रोम लेकर के जी रहा है। मैं वो नहीं कहता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर वो हो गया, उस दिन मुझे लगता है आपकी अचीवमेंट जो है बेकार ही है। जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। मैं कम नहीं से कम सर। एक प्रॉमिस आपसे चाहूंगा। मैं ये वादा लूंगा कि कभी किसी बच्चे को जरूरत पड़े मार्गदर्शन की, क्या पढ़ें जी जी कैसे पढ़ें, तो मैं इतना चाहूंगा कि माधव जी को अगर कोई फोन करे तो माधव जी जरूर उसे समय दें कि हाँ ये पढ़ो, बिल्कुल ये सर। पुस्तक पढ़ो, क्योंकि जी ये जी सर। शिक्षा की लहर बढ़ती रहनी चाहिए। मैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को अपलोड करें तो मेरा बेफिक्र होकर के मेरे कांटेक्ट नंबर को आप अपलोड ही कर दीजिएगा। कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, हर कोई एक जी दूसरे से कुछ सीख सकते हैं, एक परस्पर संवाद होना चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि बाकी आप जो आपका व्यक्तित्व, विशाल का व्यक्तित्व है, उसके आगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छी तरह से गाइड करूंगा। लेकिन सर हाँ सर, मतलब एक वो होगा कि हाँ मैं गाइड कर दूं, जो मुझे जो जो चीजें मुझे पता है मैं उसे ऑनेस्टली बता सकूं आपको कि आप कैसे अप्रोच बिल्कुल। करो इसको। हाँ, यही चाहिए, समय की भी मांग है। चलिए फिर जी मुलाकात होती है जिस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगी, उस दिन जरूर जी कहीं ना सर। कहीं। हाँ ठीक सर, है। नियुक्ति पत्र जब आएगी तो मेरी बात हुई थी मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा था कि 1.5-2 महीने में आपकी नियुक्ति पत्र डिस्पैच कर दी जाएगी, सारे प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन में। अभी इसमें इस वक्त मेरा स्टेज में है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होने के बाद। और मैं तो यही चाहूंगा सर कि आपका भी मार्गदर्शन मेरे जीवन में यूं ही बना रहे। और क्या बिल्कुल बिल्कुल बना रहेगा। मिलते हैं फिर हाँ अगली चर्चा में। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।